इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। लगातार अगर हम देखें, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता भी जानना चाहती है, हम भी समझना चाहते हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है वो लोकसभा चुनाव का समय है। कांग्रेस इस वक्त कैसे तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड में कई मुद्दे जो हैं वो विगत समय में चर्चा में रहे हैं और उसमें आपको भले ही कुछ लोग बूढ़ा शेर कहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो क्षमता आपके अंदर नजर आती है, चाहे आप चौराहे पर या बारिश होती है तो आप पानी में बैठ जाते हैं, अनशन करने लगते हैं, कोई घटना होती है तो आप थाने का घेराव कर देते हैं, तो ये कर्मठता कैसे अब तक बनी हुई है? यदि आप समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, जनसेवा में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, जी, तो ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। ऊर्जा उद्देश्य को लेकर के आती है। जी, तो हम भी जो है, जो उद्देश्य होता है उसी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करते हैं। तो अपने शरीर की हालात का या अपनी उम्र का ख्याल नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे सामने चुनौती है उसका समाधान ढूंढते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें में है, जी जी, इसलिए जी, संघर्ष के माध्यम से ही समाधान ढूंढते हैं। जी, बिल्कुल। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, कई घटनाएं अभी चाहे हम बात कर लें, जिस तरीके से वहां पर बेटियों के साथ में कुछ अपराध हुए थे उस पर हालांकि कार्रवाई भी की गई है, लेकिन परिजन जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आए थे। और उसके बाद एक जो वीआईपी कौन था वो, उसको लेकर आप भी सवाल पूछते रहे हैं, वो एक मामला हो गया हो, या फिर अभी जो सभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल आपने खड़े किए थे। ऐसे में माना जाए कि 2024 को लेकर कांग्रेस तैयार है, लेकिन हरीश रावत की अपनी व्यक्तिगत रूप से अलग तैयारी है। नहीं, हरीश रावत की तैयारी भी जो है विपक्ष की तैयारी के साथ ही है। मैं भी उसका एक कार्यकर्ता हूं, उसका हिस्सा हूं, कांग्रेस का हिस्सा हूं, कांग्रेस का एक सिपाही हूं। देखिए, आपने अंकिता हत्याकांड की बात की। बंसरा रिजॉर्ट में काम करती थी लड़की, जी जी, और उस लड़की के सामने पेशकश की गई कि एक वीआईपी आ रहे हैं, आपको उनको विशेष सेवा देनी है। और लड़की ने अपने मैसेज में कहा अपने सहयोगी को कि मैं वो सेवा देने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है उसको वो मरी हुई मृत्यु मिलती है। बाद में नहर से उसकी बॉडी रिट्रीव की जाती है, उसका मोबाइल 7-1 दिन बाद रिट्रीव होता हुआ मिलता है। और पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर नहीं रहती है। फिर जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी उसमें बुलडोजर फिरा दिया जाता है जी, जनता के गुस्से के नाम पर आग लगा दी जाती है ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाए, सीसी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं। तो सारे लोगों में, सारे उत्तराखंड में एक आक्रोश था। और इस समय जिस तरीके से कोर्ट में केस चल रहा है जी, लोगों को लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि ये अंकिता की हत्या तो हो गई जी, आज से 1 साल 10 दिन पहले, लेकिन अब अंकिता को न्याय मिले, उस न्याय की न्यायिक हत्या हो रही है। क्योंकि ताकि न्यायिक तरीके से अपराधी छूट जाएं, ये उस दिशा में काम होता दिखाई दे रहा है। इसमें एक बड़ा सवाल जो सबके मानस में है, जिसका अंकिता ने स्वयं जिक्र किया है, वो वीआईपी। आखिर वो वीआईपी है कौन? लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, वो सीबीआई जांच करेगी तो शायद वीआईपी का पता लग जाएगा। अब वो वीआईपी का पता नहीं कौन है, उसका पता बताने में, उसका नाम बताने में देहरादून भी मौन है, दिल्ली भी मौन है, और सारा उत्तराखंड चीख रहा है कि वो वीआईपी है कौन, जिस पर देहरादून और दिल्ली है मौन। जी, तो उसके लिए कल बल्कि हमारी महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने गुस्से में आकर के बाल तक मुड़वा दिए, अपना सर मुंडन कर दिया।
बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ा भारी जो है। तो ये सारे उत्तराखंड में आज भी ये सवाल बड़ा सा सवाल है। दूसरा ऐसा था, जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी हमने 32,000 नियुक्तियां की और 18,000 का अध्याचन किया। जी जी। तो अध्याचन की प्रोसेस ऑन थी, चल रही थी, सरकार बदल गई। तब से जो भी सरकार आई, मुख्यमंत्री कोई भी आए, बातें दावे बड़े बड़े किए, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। वो 18,000 के अध्याचित जो पद है वही घूम फिर करके किसी की 3-3 बार इम्तिहान हो गया, किसी का 4 बार हो गया, किसी का पहले पर्चा बनने से पहले लीक हो जा रहा है, किसी का पर्चा लीक हो जा रहा है इम्तिहान में, किसी का जो है वो रिजल्ट पेपर लीक हो जा रहा है, और कोई कोर्ट में अनियमितता के कारण वहां स्टक हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तब से भर्तियों में गोलमोल चल रहा है। और एक हाकम सिंह नाम के व्यक्ति पकड़े गए, जो बीजेपी के जिला पंचायत के मेंबर थे, बड़े नामचीन व्यक्ति रहे होंगे भाजपा के, क्योंकि जिस तरीके का उनका सार्वजनिक भूमि में रिजॉर्ट इत्यादि सब बना हुआ था, तो वो सब जो है, तो वो हाकम सिंह का हाकम कौन, ये सवाल भी बड़ा भारी है। लोग समझते हैं कि अकेले हाकम सिंह इतना बड़ा जो है पेपर लीक का कांड नहीं कर सकता था, इसमें कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। फिर एसआईटी बनी है, एसआईटी ने कुछ लोगों को पकड़ा है, जिसमें हाकम सिंह और कुछ लोग हैं। लेकिन वहां भी आज सवाल है कि हाकम सिंह का हाकम कौन है, लोग उसको भी जानना चाहते हैं। और आप ये लगाइए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर के पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो गए। आप अंदाज लगाइए, पब्लिक सर्विस कमीशन की सैंक्टिटी जो है, गोपन विभाग के 3 विंग हैं, तीनों में से 2 विंग के लोग इन्वॉल्व पाए गए, वो पकड़े गए जब वो बातें उठी जब। तो आज बड़ा अजीब, तब से न भर्तियां हो रही हैं, कभी कभी जो जिनके रिजल्ट निकल भी गए तो नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। बहुत सारा मामला है। ऐसा लगता है जैसे सरकार इस प्रकरण को उलझा देना चाहती है। इनके पास कुछ ही नियुक्तियां करने को हैं और उन नियुक्तियों को दिखा दिखा करके लोगों को भटकाए रखना चाहते हैं, अटकाए रखना चाहते हैं। जी, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठ रही है। हरीश जी, हमने महिला सुरक्षा की बात की, निश्चित रूप से आपने बड़ी मुखरता से उसको लेकर जवाब दिया है। महिला सुरक्षा का हमने जिक्र किया, उस पर बातचीत की है। लेकिन विगत दिन की अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण को लेकर जो ये विधेयक लाया गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैंने देखी। मैं पढ़ रहा था कि जब मुझे बताया गया कि आपसे बात करनी है, तो आपका कहना है कि 9 सालों से सरकार ने इस बिल को लटकाए रखा है। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा आप मुखरता से बताएं। देखिए, मैं केवल भाजपा के मैनिफेस्टो से जाता हूं, घोषणा पत्र से। 2014 में प्रमुखता से कहा भाजपा ने कि हम आएंगे तो हम महिला आरक्षण देंगे। और महिला आरक्षण का जो विधेयक राज्यसभा में पारित था, जी, वो लंबित था, क्योंकि राज्यसभा में एक बार विधेयक पारित होने के बाद वो लैप्स नहीं होता है। हाँ, वो यदि नई लोकसभा बन भी जाती है तो वो लैप्स नहीं होता है, नई लोकसभा में उसको रखा जाता है। तब से 2 लोकसभाएं बन गई जी, और 9.5 साल बीत गए। अब जब सोनिया जी ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने बार बार कहना शुरू किया कहीं ये इशू न बन जाए, तो इसलिए ये आए, कहा कि विशेष सेशन बुलाया, सत्र बुलाया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसीलिए हमने कहा बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते 9.5 साल लग गए। और 9.5 साल के बाद भी जो लेकर के आए, एक तो उसमें आपने ओबीसी, आप बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी के दिए हमने, मगर आपने ओबीसी जैसा दृष्टिकोण नहीं रखा। ओबीसी के महिलाओं को आपने उसमें जो आरक्षण दे रहे हैं 30%, उसके अंदर प्राविधान नहीं किया, ना एससी का किया, ना एसटी का किया। तो एक तो हमने ये कहा कि भाई आप यदि चाहते हो तो ये परिसीमन और जनगणना इसको मत लगाइए। जनगणना आप 1971 2011 की जनगणना को बेस मान करके उसके आधार पर परिसीमन न ये एक
वो करवा करके संविधान संशोधन के अंदर समावेशित करके आप जो है वो दायित्व तो सरकार को दे दीजिए, सरकार चिन्हित कर दे और चुनाव से पहले 33% आरक्षण इफेक्टिव बना दीजिए। आप 2029 को क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल। कौन जिया है तेरी जुल्फों के सर होने तक? 2029 तक बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे देश की राजनीति में। हरीश जी, चूंकि समय की बाध्यता है, मैं माफी चाहता हूं महिलाओं को और मैं चाहूंगा कि एक लाइन में, एक संक्षिप्त में आप एक जवाब जरूर दे दीजिए। हरिद्वार सीट के लिए क्या आपकी दावेदारी है? क्योंकि हरक सिंह रावत भी लगातार वहां पर डेरा जमाए बैठे हैं, तो क्या हरीश रावत वहां प्रत्याशी होंगे या हरक सिंह रावत? देखिए, जो मेरे हाथ का सवाल नहीं है, मैं उस पर काहे के लिए अपने माथा पच्चीसी करूं? वो तो कांग्रेस पार्टी को करना है। अब तो बल्कि इंडिया को करना है। हमारे हाथ में तो एक ही बात है कि हम बार बार कहें भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। जी, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलो वक्त एक छोटा